अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अअयुनि व मा तुख़फ़िस सुदूर आमीन या रब्बल आलमीन। बच्चे, हमने कल एक कॉन्सेप्ट पढ़ना शुरू किया था, एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ और अदर मैटर पैराग्राफ का। मैंने आपके साथ क्विकली एक दफा रिकॉल करता हूँ। हमने कहा था एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ ऐसी इंफॉर्मेशन जिसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जैसे प्रेजेंट होना चाहिए था या जैसे डिस्क्लोज होना चाहिए था वो वैसे ही प्रेजेंट और डिस्क्लोज हुई है एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक। अगर हम उसको एम्फसाइज करना चाहते हैं, वो यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए बात बड़ी ही अहम है। अगर ऑडिटर को महसूस हो तो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में एक नया पैराग्राफ ऐड करता है, उस पैराग्राफ का नाम वो रखता है एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। इस पैराग्राफ के लिए हमने वर्ड बोला था कि ये सेपरेट सेक्शन होगा रिपोर्ट का, इसकी अप्रोप्रिएट हेडिंग होगी, रेफरेंस मौजूद होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये बात कहाँ मौजूद, और ये बात भी हम लिखेंगे कि हमारी ओपिनियन इस बात की बिना पे मॉडिफाई नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है कि हम अपनी ओपिनियन को मॉडिफाई कर रहे हैं इस बिना पे। तो इसकी एग्जांपल्स में हमने कुछ एग्जांपल भी डिस्कस की थी, जैसे लिटिगेशन का मैटर हो गया जिसका आउटकम हमारे लिए अनसर्टन है, मेजर कैटास्ट्रॉफ हो गया, या किसी भी रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की एप्लीकेशन उसकी इफेक्टिव डेट से पहले अर्ली एप्लीकेशन कहलाती है। एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ सब्स्टिट्यूट नहीं होता। किसका सब्स्टिट्यूट नहीं होता? डिस्क्लोजर का, मॉडिफाइड ओपिनियन का, गोइंग कंसर्न का और की ऑडिट मैटर का। आज हम लोगों ने पढ़ना है अदर मैटर पैराग्राफ। इसको OMB कहते हैं, अदर मैटर पैराग्राफ। अदर मैटर पैराग्राफ क्या होता है? ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि अदर देन ऐसी इंफॉर्मेशन जो अदर देन अकाउंटेड फॉर और डिस्क्लोज, ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ना तो होना चाहिए था और है भी नहीं। अच्छा, अब ये मैंने वर्ड क्यों ऐसा बोला ताकि याद रह जाए। होनी नहीं चाहिए थी, मालूमात और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो मालूमात है भी नहीं, होनी भी नहीं चाहिए थी और है भी नहीं, मौजूद भी नहीं है। अगर उस पे कोई पैराग्राफ ऐड करना चाहता है ऑडिटर, तो कौन सा पैराग्राफ ऐड करेगा? उस पे हम पैराग्राफ ऐड करते हैं बीइंग एज एन ऑडिटर अदर मैटर पैराग्राफ। अब समझ आ गई? अगर इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मौजूद है तो फिर एम्फसिस, और अगर मौजूद नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए तो फिर अदर मैटर पैराग्राफ। फर्क समझ में आया? अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? एम्फसिस, जो एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ किसके बारे में अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन अदर मैटर पैराग्राफ अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं। इसके लिए आपने वर्ड बोलना है ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी।
ऑडिट एंड ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फर्क समझ में आ गया? ये किसके बारे में एम्फसाइज करेगा? ऑडिट या ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से। यहां तक कोई मुश्किल बात? चलो जी, इसका भी सेपरेट सेक्शन होगा। क्या होगा? सेपरेट सेक्शन। इसकी अप्रोप्रिएट हेडिंग होगी। और ये बात लिखी जाएगी विदाउट मॉडिफाइंग आवर ओपिनियन। इसकी वजह से हमारी ओपिनियन मॉडिफाई नहीं हो रही। अच्छा, अब ये जो सेंटेंस है ना, विदाउट मॉडिफाइंग आवर ओपिनियन, ये बात हम एम्फसिस में ज्यादातर यूज करते हैं। इसके लिए ये वर्ड जरूरी नहीं है हमेशा यूज हो। आपको एक मैंने अदर मैटर पैराग्राफ की ना एक एग्जांपल लिखवाई थी, आपको याद होगा। चले मैं याद करवाता हूं। हमारा इनिशियल ऑडिट याद आई? कौन सा ऑडिट है? हम पहली दफा ऑडिट कर रहे हैं। अब मुझे बताइएगा, पहली दफा ऑडिट कर रहे हैं तो 3 बातें लिखेंगे अदर मैटर पैराग्राफ में। पहली बात हम ये लिखेंगे कि प्रीडिसेसर ऑडिटर हम नहीं है। क्या लिखेंगे? प्रीडिसेसर ऑडिटर हम नहीं है। पहली बात तो ये लिखेंगे। दूसरी बात क्या हम बताएंगे? हम ये बताएंगे कि भाई साहब, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट पिछली वाली, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट जो पिछली वाली है उसकी रिपोर्ट की डेट क्या है वो भी बताएंगे। और फिर उसके बाद हम बताएंगे टाइप ऑफ ओपिनियन, उसने ओपिनियन कौन सी दी थी। ये 3 बातें हम अदर मैटर पैराग्राफ में बता के आएंगे। जी पिछले की, तीनों बातें पिछले की। क्योंकि अगर हमारी है तो हमारी तो इस रिपोर्ट में ओपिनियन मौजूद है। हम ओपिनियन क्यों बताएं भी अपनी के हमारी टाइप ऑफ ओपिनियन क्या है? वो पिछले वाले की मौजूद नहीं है, उसकी बताएंगे ना। हमारी रिपोर्ट की डेट तो इस रिपोर्ट में लिखी हुई होगी। हम हो सकता है अदर मैटर पैराग्राफ में दोबारा डेट लिखे, नहीं, क्या जरूरत है? ये बातें किसकी होंगी? तीनों बातें पिछले, जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी। हमने पिछली दफा ऑडिट नहीं किया, प्रीडिसेसर ऑडिटर कोई और था। दूसरी चीज, उसने जो रिपोर्ट इशू की उसकी रिपोर्ट की तारीख ये थी और उसकी रिपोर्ट की ओपिनियन की टाइप कौन सी थी वो भी बता देंगे हम। ये बातें क्लियर हो गई? अच्छा बच्चे, अब इसकी कुछ मैं एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करता हूं। एग्जांपल्स क्या क्या हो सकती है। डुअल डेटिंग के केस में याद है हमने पढ़ा था ये। मोर सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर ऑडिटर ने ऑडिट एक से ज्यादा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का किया हुआ उसकी, मिसाल के तौर पे मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी। मैंने कहा उसकी पेरेंट कंपनी यूके में बैठी हुई है और उसने कहा कि आपने हमें पाउंड में भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के देनी है और अपने ऑडिटर से ऑडिट भी करवा के देना। तो इस केस में ऑडिटर क्या करेगा? एक अपनी रिपोर्ट में ये लिखेगा कि मैंने एक और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी ऑडिट किया जो रुपीस में है, वो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है और ये मैं प्योरली किसके पर्पस के लिए कर रहा हूँ? कंसोलिडेशन पर्पस के लिए कर रहा हूँ। बता दे जैसे रुपीस में एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार हुई है तो उसको पाउंड्स में डायरेक्ट कन्वर्ट कर दे तो
जी बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन समटाइम कुछ रिक्वायरमेंट्स भी आ जाती है। हाँ, हो सकता है उनकी रिक्वायरमेंट्स हो, या ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कि उनका रिपोर्टिंग पीरियड और ये रिपोर्टिंग पीरियड मैच ना कर रहा हो। उनका ईयर एंड 31 दिसंबर हो, यहाँ पे ईयर एंड 30 जून हो, 3 माह से ज्यादा की मुद्दत हो गई, तो फिर उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनवानी भी है और उसका ऑडिट भी करवाना। ठीक हो गया। हो सकती है स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स हो सकती है, तो ये वेरी कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो बता देंगे कि ये एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होगा तो फिर आपने उसके मुताबिक बनाना। ठीक हो गया। तो ये हमारी कुछ फर्दर एक्सप्लेनेशन अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर। Further explanation about the responsibilities of auditor. ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हमने डिस्कस की। अदर मैटर पैराग्राफ, अगेन अदर मैटर पैराग्राफ इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट। अदर मैटर पैराग्राफ इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट, ये सब्स्टिट्यूट नहीं होता। अगेन उसी तरह से जिस तरह से हमने कहा कि ये किसका नहीं होगा, डिस्क्लोजर का नहीं होगा, की ऑडिट मैटर का नहीं होगा, और मॉडिफाइड ओपिनियन का नहीं होगा। जैसे क्वालिफाइड ओपिनियन हो गया, इसी तरह से एडवर्स ओपिनियन एंड डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। ठीक है। और नेक्स्ट गोइंग कंसर्न। ठीक हो गया। प्लेसमेंट की बात मैं बाद में करता हूं, पहले इसकी थोड़ी सी हम रीडिंग कर लेते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अदर मैटर पैराग्राफ एक ऐसा पैराग्राफ जिसको ऑडिट रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा, जो मैटर के बारे में बताएगा उन मैटर्स के जो अदर देन दोज प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मौजूद नहीं। क्या मौजूद नहीं है, याद रखनी है बात, मौजूद नहीं है। होने भी नहीं चाहिए थे, है भी नहीं, मौजूद नहीं है भी नहीं और होने भी नहीं चाहिए थे। ऑडिटर की जजमेंट में रेलिवेंट है यूजर्स अंडरस्टैंडिंग के लिए। अच्छा, किसकी अंडरस्टैंडिंग, ऑडिट की या ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज की या ऑडिट रिपोर्ट की, ये फर्क जानना है। वहां पे वर्ड हमने पढ़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, या ऑडिट की अंडरस्टैंडिंग है, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी की या ऑडिट रिपोर्ट की। फर्क समझा? एम्फोसिस में देख लीजिएगा, अभी डेफिनेशन पे आ जाए दोबारा। किसकी अंडरस्टैंडिंग, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही बात है, किसकी अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे किसकी अंडरस्टैंडिंग, ऑडिट की, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी की या ऑडिटर्स रिपोर्ट की। जब ऑडिटर कंसीडर करे, ये जरूरी है कि अटेंशन हासिल करना किसी भी मैटर या अदर देन दोज प्रेजेंटेड या डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो रेलिवेंट हो यूजर्स के अंडरस्टैंडिंग के लिए, ऑडिट की, ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी की या ऑडिट रिपोर्ट की। तो वो कौन सा पैराग्राफ ऐड करेगा, अदर मैटर। ये इसको दोबारा याद करने की जरूरत नहीं है, इसको क्रॉस कर दीजिएगा। अच्छा, अदर मैटर पैराग्राफ कब ऐड किया जा सकता है, अगर लॉ ने मना नहीं किया, लॉ ने मना नहीं किया, कानून ने मना नहीं किया, तो फिर आप ऐड कर सकते हैं। और हैज नॉट बीन डिटर्मिन्ड टू बी अ, ये मैटर कैम नहीं होना चाहिए। अगर कैम की लड़ाई किसी के साथ भी हो, जैसे कैम की लड़ाई होगी एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, दो मैटर है,
या कैम दिया जा सकता है या एम्फोसिस दिया जा सकता है। जीतेगा कौन? कैम। कैम देंगे आप एम्फोसिस को स्किप कर देंगे। और अगर अदर मैटर पैराग्राफ है तो आप अगर कैम में जा रही है बात तो फिर अदर मैटर पैराग्राफ नहीं देंगे आप, फिर आप कहां पे रिपोर्ट करेंगे उसे? कैम में रिपोर्ट करेंगे। ठीक है जी बच्चे। एक बात, अदर मैटर पैराग्राफ डज नॉट इंक्लूड, अदर मैटर पैराग्राफ में मौजूद नहीं होनी चाहिए वो इंफॉर्मेशन इज ऑडिटर इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम प्रोवाइडिंग बाय लॉ। लॉ ने मना कर दिया आपने ये मालूमात फराहम नहीं करनी, रेगुलेशन ने या किसी और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स ने, एथिकल स्टैंडर्ड्स ने, कि कोई कॉन्फिडेंशियलिटी की इंफॉर्मेशन नहीं बतानी तो फिर आपने नहीं बतानी। अच्छा, किस लिए होता है ये देख ले, रेलिवेंट टू यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑडिट। ये पहली एग्जांपल है, मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी, ऑडिटर विड्रॉ नहीं कर पा रहा तो हमने कहा था अगर विड्रॉ नहीं कर पाएगा तो क्या बताएगा, कहां बताएगा कि क्यों विड्रॉ नहीं किया? किसमें? अदर मैटर पैराग्राफ में। याद आई ना बात? अगर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देगा तो साथ कौन सा पैराग्राफ ऐड करेगा? अदर मैटर। और क्या बताएगा अदर मैटर में? कि मैं विड्रॉ क्यों नहीं करके आया। दूसरी बात, रेलिवेंट टू यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी या ऑडिट रिपोर्ट। अगर लॉ आपको इजाजत देता है कि आप मजीद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में वजाहत देना चाहते हो, आपको लगता है यूजर को वजाहत देने की जरूरत है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में ऑडिटर को, तो वो कहां पे बातें बताएगा? अदर मैटर पैराग्राफ। अगली एग्जांपल हमने ड्यूअल डेटिंग की पढ़ी थी, और उसके बाद हमने एक एग्जांपल पढ़ी कि अगर आप एन अदर सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आपने ऑडिट किया हुआ है तो भी उसके बारे में बताना चाहते हैं तो वो भी आप कहां पे बताएंगे? अदर मैटर पैराग्राफ। 4 एग्जांपल्स पढ़ ली। पहला, आपने विड्रॉ क्यों नहीं किया, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में मजीद वजाहत करना चाह रहे हो। डुअल डेटिंग के केस में हमने कहा था एम्फसिस एंड और अदर मैटर पैराग्राफ। और फोर्थ वन, एन अदर सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या तक क्लियर? कोई मुश्किल बात तो नहीं। अब आ गई आखिरी बात, प्लेसमेंट क्या होगी, किस जगह पे दिया जाएगा। एम्फसिस को बेसिस फॉर ओपिनियन के फौरन बाद, अगर इसकी इंपॉर्टेंस कैम से ज्यादा है तो, नहीं तो कैम के बाद। एम्फसिस या कैम से पहले आ सकता है या कैम के बाद। अगर इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, कैम से भी ज्यादा है, तो फिर या फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग के लिए बड़ा अहम है तो फिर इसको क्या करें? बेसिस फॉर ओपिनियन के फौरन बाद, कैम से पहले ऐड करें। लेकिन अदरवाइज अगर कैम की इंपॉर्टेंस ज्यादा है तो फिर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ये कैम के बाद आता है। अदर मैटर पैराग्राफ की कैम के बाद आता है। अगर कैम मौजूद है तो कैम के बाद, और अगर एम्फसिस भी है तो कैम और एम्फसिस के बाद आएगा। क्लियर है ये चीज? पढ़ता हूं मैं। जब एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क से रिलेटेड हो तो ऑडिटर इसको प्लेस करेगा इमीडिएटली। फॉलोइंग का मतलब क्या होता है? बाद में। समझ आ गई? किसके बाद में? बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन के बाद। लेकिन अगर की ऑडिट मैटर सेक्शन प्रेजेंट हो ऑडिट रिपोर्ट में तो एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में बी प्रेजेंटेड डायरेक्टली बिफोर, या तो पहले दिया जा सकता है या बाद में दिया जा सकता है। ये सिग्निफिकेंस देखनी पड़ेगी, किसकी सिग्निफिकेंस ज्यादा है, किसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा। कैम की ज्यादा है तो कैम पहले आएगा, अगर एम्फसिस की ज्यादा है तो एम्फसिस पहले आएगा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई कंफ्यूजन? अब नेक्स्ट, जब की ऑडिट मैटर सेक्शन प्रेजेंट होगा ऑडिट रिपोर्ट में, अदर मैटर पैराग्राफ हम ऐड करेंगे किसके बाद? इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू ऐड नेसेसरी। ऑडिटर में ऐड फर्दर कॉन्टेक्स्ट टू द हेडिंग अदर मैटर। और इसलिए ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि कैम में और उसके बाकी मैटर्स में फर्क किया जा सके, ये ना लगे कि ये कैम का ही हिस्सा है, कैम से अलग हो। और अदर मैटर पैराग्राफ के साथ ऐसे लिखा जाता है, अदर मैटर पैराग्राफ डैश स्कोप ऑफ द ऑडिट, ये उसकी हेडिंग बन गई। एम्फसिस की भी ऐसी हेडिंग बन जाती है, ये देखिए, एम्फसिस ऑफ द मैटर
डैश सबसीक्वेंट इवेंट्स। इसे कहते हैं अप्रोप्रिएट हेडिंग। बस ये बात देखें, आगे लिखा हुआ है डिफरेंशिएट करने के लिए ऐसा किया जाता है ताकि ये ना हो कि कैम के मैटर्स और अदर मैटर पैराग्राफ में फर्क ना हो। कोई कंफ्यूजन? बातें क्लियर है जी? एग्जाम्पल पढ़िएगा बच्चे। एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, वी ड्रॉ अटेंशन टू नोट नंबर। अच्छा, टुकड़े करते हैं। पहली बात, सेक्शन बना हुआ है, सेपरेट सेक्शन। सेपरेट सेक्शन पहली बात। दूसरे नंबर पे अप्रोप्रिएट हेडिंग है या नहीं है? तीसरे नंबर पे रेफरेंस दिया हुआ है नोट का, और ये कहा जा रहा है आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन दिस रिस्पेक्ट या इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर। ये चारों बातें पूरी। पेपर में सवाल आ जाएगा, वो कहेगा इसमें से कोई गलती निकाले। अप्रेजल का सवाल अभी तक पूछा नहीं है, पूछ लेना उससे। अदर मैटर पैराग्राफ देखिए कैम के बाद आ रहा है, और एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ कैम से पहले आ रहा है। अदर मैटर पैराग्राफ में देखिएगा, ये फाइनेंशियल एबीसी कंपनी की ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2000 ऑडिटेड बाय एन अदर ऑडिटर। पहली बात, प्रीडिसेसर ऑडिटर, जिसने कौन सी ओपिनियन फॉर्म की है? टाइप ऑफ ओपिनियन। और उसकी रिपोर्ट की तारीख क्या है? तीन बातें इकट्ठी हो गई। उस किसी और ने ऑडिट किया हुआ है, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट और टाइप ऑफ ओपिनियन। इसी तरह से ये देख लीजिएगा, एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, सेपरेट सेक्शन, अप्रोप्रिएट हेडिंग, रेफरेंस नोट का मौजूद, और हम ये कह रहे हैं हमारी ओपिनियन इस मैटर की वजह से चेंज नहीं हो रही है। चारों बातें पूरी जी बच्चे। हमारा ISS 706 मुकम्मल हो गया बच्चे। अगला टॉपिक है बच्चे हमारा गोइंग कंसर्न का। हमारा अगला टॉपिक होगा बच्चे इंशाल्लाह। गोइंग कंसर्न। अच्छा बच्चे, ISA 570 इसके साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होगा बच्चे IAS 1। जरा पहले एक बात को समझना है अच्छे तरीके से। हम IAS 1 की बात जरा कर ले पहले, फिर उसके बाद ISA 570 की बात करेंगे। IAS 1 क्या कहता है? तीन बातें। पहली बात, गोइंग कंसर्न, assumption, is appropriate। अगर गोइंग कंसर्न assumption appropriate हो। पहली बात, गोइंग कंसर्न assumption है क्या? गोइंग कंसर्न assumption ये होती है क्या एंटिटी इस काबिल है कि वो अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू कर पाए। पहली बात, और कितनी मुद्दत के लिए? एटलीस्ट 1 ईयर के लिए। इसके लिए कुछ इंडिकेशंस होते हैं जिससे हमें पता चलता है क्या आया एंटिटी इस काबिल है कि वो अपने ऑपरेशंस को 1 साल की मुद्दत के लिए कंटिन्यू कर पाए। क्लियर होगा जी? अच्छा, अगर तो IAS 1 कहता है कि अगर गोइंग कंसर्न assumption अप्रोप्रिएट है तो आपने फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट पे। दूसरी बात, अगर गोइंग कंसर्न assumption
हम या तो ये सेंटेंस बोलते हैं सिग्निफिकेंट डाउट, डाउट है, assumption appropriate है लेकिन significant doubt है on the entity's ability to continue as a going concern। सिग्निफिकेंट डाउट है कि एंटिटी अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू ना कर पाए या उसकी गोइंग कंसर्न अजम्पशन अप्रोप्रिएट ना हो। सिग्निफिकेंट डाउट क्या मौजूद है? सिग्निफिकेंट डाउट मौजूद है। अच्छा, अगर सिग्निफिकेंट डाउट मौजूद हो तो फिर उस सिचुएशन में आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट पे ही बनाएंगे, लेकिन उसके साथ डिस्क्लोजर्स देंगे इस बात का। असम्पशन अप्रोप्रिएट है लेकिन क्या मौजूद है? सिग्निफिकेंट डाउट। थर्ड वन केस क्या है? गोइंग कंसर्न असम्पशन इज इनअप्रोप्रिएट। Going concern assumption is inappropriate। Going concern assumption appropriate नहीं है, inappropriate है। अगर going concern assumption inappropriate हो तो फिर उसके केस में other than फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी, लेकिन कैसे बनेगी? अदर देन हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट। क्या मतलब हुआ? एसेट्स को आपने बनाना है एट रियलाइजेबल अमाउंट पे लिखना है और लायबिलिटीज को जिस अमाउंट पे ये सेटल्ड होंगे। इसको हम कहते हैं ब्रेकअप वैल्यू पे बनाना, या एट फेयर वैल्यू कह देते हैं। अब इसके लिए डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज होती है। ज्यादा बेहतर क्या? अदर देन हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट। यहां तक बात क्लियर है जी? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? हाँ, ऑडिटर को लग रहा है कि वो अपने ऑपरेशंस कंटिन्यू नहीं कर पाए। वो कैसे? जैसे की कस्टमर है उसका, एक की कस्टमर जिसको 60% या 65% सेल हो रही थी, वो डिफॉल्ट कर गया है, वो इंस्टॉलमेंट हो गया। या जिस मुल्क में उसको सप्लाई की जा रही थी, लॉ ने, गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि उस मुल्क को आप चीजें नहीं बेच सकते हो। सप्लायर जिससे आप सामान खरीदते थे वो आपका की सप्लायर था, वो बैंकरप्ट हो गया होगा। जिस प्रोडक्ट को आप बनाते हैं उसका रिसोर्स कहीं से भी अब अवेलेबल नहीं होगा। अब फाइनेंशियल डिफिकल्टीज है, आपको लोन नहीं अवेलेबल होंगे, जो पहले लिए हुए हैं उसकी मैच्योरिटी डेट आ गई, वो पे बैक करने और उसके पैसे नहीं है आपके पास। ये कुछ फैक्टर्स हैं, इंडिकेशंस हैं, पढ़ेंगे हम। मैनेजमेंट का काम। अब मैनेजमेंट बताएगी तो ऑडिटर ने उसको वेरीफाई नहीं करना, ऑडिटर वेरीफाई करेगा ना। हमने पढ़ा नहीं था कि मैनेजमेंट जो गोइंग कंसर्न अजम्पशन बना के देगी, ऑडिटर उसको क्या करेगा? वेरीफाई करेगा क्या वो अजम्पशन मैनेजमेंट की रीजनेबल है भी या नहीं है। तो ये देखना, ये काम मैनेजमेंट का। IAS 1 में जो हम पढ़ रहे हैं ये सारा काम मैनेजमेंट। अब ऑडिटर का काम शुरू होगा IAS 570 के अंदर। अब देखें जरा, यहीं से हम बात शुरू करते हैं। पहले मैं रिपोर्ट का इम्प्लीकेशन इम्पैक्ट है वो डिस्कस करता हूं। IAS 570 गोइंग
कंसर्न। अच्छा जी बच्चे, पहली बात, फर्स्ट वन। अच्छा, अगर गोइंग कंसर्न assumption appropriate हो, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस पे बननी थी? और उसी पे ही बनी हुई है। तो आप मुझे बताइएगा कौन सी ओपिनियन दी जाएगी? कौन सी ओपिनियन? अनमॉडिफाइड ओपिनियन। अच्छा, अब दूसरा कॉन्सेप्ट देखिएगा, गोइंग कंसर्न assumption is inappropriate। गोइंग कंसर्न assumption क्या है? शाबाश, गोइंग कंसर्न assumption क्या है? इनअप्रोप्रिएट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस पे बननी चाहिए थी? नहीं, अदर देन हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट पे, इस पे बननी चाहिए थी, लेकिन मैनेजमेंट ने हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट पे बना दी। तो अब कौन सी ओपिनियन दी जाएगी? शाबाश, एडवर्स ओपिनियन। समझ आ गई बात? चलिए जी नेक्स्ट। मैंने इसमें एक हिस्सा शॉर्ट कर दिया इसीलिए कि वो टाइम हमारे पास जरा कम है। अगला कॉन्सेप्ट देखिएगा, सिग्निफिकेंट डाउट। मैंने वो बिल्कुल शॉर्ट कर दिया ना, वो पॉइंट ही मैंने स्किप कर दिया क्योंकि उसकी जरूरत नहीं थी। सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी to continue as going alhamdulillah concern। अच्छा बच्चे, अब इसमें दो ऑप्शंस बना देता हूं, ये जरा बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अच्छा बच्चे, अगर हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट है और प्लस एडिक्वेट डिस्क्लोजर भी मौजूद है। क्या मौजूद है? एडिक्वेट डिस्क्लोजर। अच्छा, दूसरे नंबर पे हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट प्लस नो डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर नहीं दिया हुआ। एक ये ऑप्शन हो सकती है, या बच्चे दूसरी ऑप्शन, हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट प्लस इनएडिक्वेट डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर एडिक्वेट नहीं है, क्या मौजूद है? इनएडिक्वेट, मुनासिब नहीं है, जिस तरह से होना चाहिए आईफरस के मुताबिक उस तरह नहीं है। इसका मतलब है अनमॉडिफाइड ओपिनियन। कौन सी ओपिनियन? अनमॉडिफाइड ओपिनियन। अच्छा, इसके केस में या तो क्वालिफाइड ओपिनियन या एडवर्स ओपिनियन, क्वालिफाइड या एडवर्स। क्वालिफाइड और एडवर्स। आखिरी बात, मैनेजमेंट not assess the going concern assumption। मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न assumption को असेस ही नहीं किया। तो फिर इस केस में
disclaimer of opinion. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.